राष्ट्रीय स्तर का अंतर सरकारी संगठन है। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जो इसकी प्रमुख बातें हैं जाना, लेकिन एक चीज जो छूट गई थी हमारे ही देश की जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम ही है डायरेक्टरेट। आज थोड़ा हम फास्ट मोड में कवर करेंगे क्योंकि पूरी जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज है इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड उसे हम फास्ट तरीके से कवर करेंगे। इसका हिंदी में नाम है प्रवर्तन निदेशालय। आप सबको पता भी होगा जो हमारे बच्चे बैठे हैं, प्रवर्तन निदेशालय ये क्या काम करता है। एफएटीएफ तो अंतरराष्ट्रीय है, फाइनेंशियल फ्रॉड या जो टेररिस्ट फंडिंग है उसे रोकता है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हमारे देश में क्या काम है ये भी आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। आप में से कोई किसी को कुछ पता है इसके बारे में? जी, ये भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो वित्तीय लेन देन है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, देश के अंदर या देश के किसी नागरिक या किसी विदेशी व्यापारी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए ट्रांजैक्शन पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, दोनों स्तर पर ये निगरानी रखता है फंड के लेन देन का। और इसका भी मुख्य उद्देश्य है एफएटीएफ की तरह अपने देश में, ये इंडियन एजेंसी है, एफएटीएफ को इसने अभी एक हफ्ते पहले कुछ सलाह दिया, उसने अपने फ्रेमवर्क में वो बातें लागू की, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश के नागरिक है या कोई व्यापारी है, कोई भी राजनेता या कोई भी व्यक्ति है किसी भी तरह का, जो दिन भर में कितना ट्रांजैक्शन किया या पिछले एक महीने में या पिछले एक साल में, अगर इसे शक होता है, इसकी एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्या लिमिट है ये तो नहीं पता है, लेकिन जैसे जनपद स्तर पर मान लीजिए 675 जिले हैं, अभी एग्जैक्ट लिमिट तो मैंने उसे अपडेट नहीं हुआ था कि अगर दिन भर में 10 लाख या उससे अधिक का किसी एक व्यक्ति द्वारा सिंगल टाइम में ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब शायद इसकी लिमिट बढ़ गई है, हो सकता है 10 करोड़ हो गई हो, मैं एग्जैक्ट नहीं है। कहने का मतलब अगर आपने दिन भर में 10 करोड़ का लेन देन एक अकाउंट से या किया किसी बैंक से जनपद में, तो उसकी खबर जो नोडल एजेंसी है, एसबीआई जो बैंक होती है वो बनी रहती है, वो सीधे वित्त मंत्रालय खबर कर देती है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, क्या उद्देश्य था इसका। ये तो बड़ी बात है। अब छोटे से भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन जब करते हैं, जैसे 2 लाख या 5 लाख या 15 लाख एक साथ सिंगल टाइम में, तो अक्सर आपसे बैंक कोई विभिन्न तरह की क्वेरी करती है। आपने देखा होगा कि क्या पर्पज है, क्यों पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। यस, ऐसा ये जरूर करते हैं। तो इसी तरह जो बड़े ट्रांजैक्शन है, इसके पहले की ये लिमिट थे, अब लेकिन ये लिमिट बढ़ गई होगी निश्चित रूप से, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन की खबर ये देते हैं। ये संस्था, बस अब सामान्य शब्दों में ऐसे समझ ले कि राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय गतिविधियां हैं, जो संदिग्ध वित्तीय गतिविधियां हैं, उन पर नजर रखता है। पैसों के लेन देन, लेकिन एक लिमिट है, इनकी लिमिट है, लिमिट से जो अधिक है उसके ऊपर का लेन देन, या इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के नागरिक द्वारा या हमारे देश में रह रहे कोई विदेशी उद्यमी या नागरिक हो, उसके द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सचेंज, पैसे का लेन देन, उस पर ये नजर रखते हैं कि धोखाधड़ी या फ्रॉड हो रहा है या नहीं, उसे कॉम्बैट करने का काम करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग। और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने कल बोला था कि अगर कोई अपराधी धोखाधड़ी या फाइनेंशियल फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी करके भाग रहा है तो किसकी मदद लेते हैं? एफएटीएफ की। और एफएटीएफ के साथ एक दूसरी संस्था है, अपराधी किसी भी प्रकार का होता है उससे उसके मदद किससे ली जाती है? इंटरपोल से। यद्यपि इंटरपोल जो हिंसात्मक गतिविधि है उसके लिए बना है, लेकिन बाद में यही फाइनेंशियल क्राइम की तरह ट्रीट किया जाने लगता है। तो एफएटीएफ भी 2 तरह की लिस्ट जारी करती है।
कल ये चीज भूल गया था, हम लोग मिस कर दिए थे। 2 लिस्ट जारी करती है, कभी एक कंफ्यूज नहीं होना, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट कौन जारी करता है, या फिर टीएफ। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट अभी हम बाद में अलग से कहीं चर्चा कर लेंगे, बस अब जान जाइए। इंटरपोल किस तरह की लिस्ट प्रमुख जो है जारी करता है, एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। क्या जारी करता है, रेड कॉर्नर नोटिस। आप अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, पहले तो मेंस में आता था व्हाट इज द रेड कॉर्नर नोटिस, दैट्स इट, 50 शब्दों में लिखना था यूपीएससी में। अब भी इसका विस्तार पूर्वक 200 शब्दों में लिखने के लिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न बना दिए जाते हैं। दूसरा एक रेड नोटिस इशू करते हैं ये, अर्थात आपको कभी कंफ्यूज ना हो, ये सीधे तौर पर प्रश्न बन सकता है कि रेड कॉर्नर नोटिस, रेड नोटिस या अंतरराष्ट्रीय पर स्तर पर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट क्या है। तो आप समझ जाएंगे कि ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट तो एफएटीएफ जारी करता है और ये रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस ये जारी करता है। यद्यपि रेड नोटिस जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एफएटीएफ को रिक्वेस्ट करता है और साथ में इंटरपोल को भी रिक्वेस्ट करता है। तो रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी होती है, ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड के अपराधी हैं, जो वित्तीय गतिविधियां करके भाग गए हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन हिंदी हम पूरा बोल रहे हैं, लिखने का थोड़ा सा धीरे धीरे हैबिट्स आ जाएगी हिंदी में लिखने। फाइनेंशियल जो फ्रॉड करके भाग रहे हैं उनके लिए रेड नोटिस जारी करता है, और रेड कॉर्नर नोटिस जो हिंसात्मक गतिविधि किया है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह का अपराधी हो, चाहे हिंसात्मक गतिविधि किया हो चाहे किसी अन्य तरह की गतिविधि किया हो, वो अपराधी ही होता है। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है प्रॉफिट लेना। अपराध भी तो प्रॉफिट के लिए ही करता है, लेकिन बस ये है कि इसमें ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जितने सिविल मैटर्स आते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू, और जब अपराध जुड़ जाता है तो हमारे देश की एक एजेंसी है सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरपोल का जो नोडल एजेंसी है भारत में सीबीआई ही है। एफएटीएफ का ऑफिशियली तो नोडल एजेंसी नहीं है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कह सकते हैं, क्योंकि सारा लिंकेज ये इसी के माध्यम से होता। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आपने जान गया, इसी का नाम है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी। इसके बारे में जान जाए, इसका इंट्रोडक्शन बहुत गहराई में न जाके, जो वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है जानना, इसका एस्टैब्लिशमेंट अर्थात स्थापना कब हुई। आप में से कोई बता सकता है इन्फोर्समेंट की, क्योंकि आए दिन चर्चा में रहता है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना कब हुई। देश के अंदर और देश के बाहर हजारों एजेंसियां हैं, सबकी स्थापना नहीं याद की जा सकती, ना तो सबका मुख्यालय, ना तो सबका उद्देश्य, लेकिन उन संस्थाओं के बारे में हमें अति आवश्यक है जानना, परीक्षा की दृष्टि से जो आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं, या किसी न किसी कारण इनकी रिलीवेंट है, ये सार्थकता इनकी है देश में। 1956 की ये संस्था है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, जो कार्य करती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत। रेवेन्यू डिपार्टमेंट शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अपने तरीके से आप नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे सभी जो लाइव क्लासेस देख रहे हैं या जो यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं, अपने तरीके से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है, प्रवर्तन निदेशालय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब आपको डियर कैंडिडेट्स ये लग रहा होगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग विभाग है। हाँ, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग है, आरडी जिसे कह ले शॉर्ट में अभी जानने के लिए। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग है। दूसरा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक होती है या FIU, जैसे आपको पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक जनपद में एक शब्द सुना होगा कि वो LIU के लोग हैं,
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, पुलिस डिपार्टमेंट से ही लोग होते हैं, सिविल ड्रेस में या कैसे भी अपना मुखबिर तैयार करके क्रिमिनल को ट्रेस करने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक खुफिया विभाग है, प्रत्येक जनपद में सक्रिय है। ये हिंदुस्तान के 675 जिले में सक्रिय है खुफिया विभाग, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वित्तीय खुफिया विभाग। इसके अंतर्गत जैसे अभी हमने बोला कि अगर एक ट्रांजैक्शन की लिमिट है जो रिकॉर्ड में नहीं आई, या वित्त मंत्रालय तक इंफॉर्मेशन उस जनपद से 1 करोड़ की मान लीजिए जो टारगेट रखा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डक गया और उस संस्था ने इंफॉर्मेशन ना दिया, आप समझ रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस करके छुपा लिया, तो यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वहां एक्टिवेट हो जाती है और फिर दोनों जो कल्प्रिट है उसे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो एजेंसी है, संस्थागत बॉडी है, इंस्टीट्यूशनल संस्था है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। इस तरह के कुछ और भी विभाग है जो जुड़े हैं वित्त मंत्रालय से, उसी में से एक ये है राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंतर्गत काम करती है। कभी पूछा जाए तो ये अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि आपको ये अपराधियों को ट्रेस करती है, फाइनेंशियल फ्रॉड को। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि आए दिन चर्चा का विषय बनी रही देश की प्रतिष्ठित संस्था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कम्स अंडर, और पूछ लेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, या फिर सीधे वित्त मंत्रालय का नाम दे देगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आप स्पष्ट काट देंगे, लेकिन फिर जो दो संस्थाएं कॉमर्स और फाइनेंस है उसमें कंफ्यूजन होगा। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका भी वही मुख्य कार्य है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, जो वित्तीय धोखाधड़ी है, या कोई इलीगल इलिसिट ट्रांजैक्शन है, इलिसिट मतलब अवैध जो लेन देन है पैसों का या धोखाधड़ी है, उससे संबंधित, शॉर्ट में लिख दिया, उससे संबंधित सभी कृत्यों को ये करते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग। दूसरा एक इससे जो प्रमुख बात है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, देश में ब्लैक मनी ना आए, कोई एनजीओज या इस तरह के जो अवैध रूप से पैसा लेकर आते हैं और हमारे देश में उथल पुथल मचा देते हैं, टर्मोइल क्रिएट करते हैं, जैसा कि नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान में अक्सर होता रहता है, उस तरह की गतिविधि पर भी हम लोग ये संस्था नजर रखती है। और इसका मुख्य उद्देश्य एक कानून पास करने का है जो वर्ष 2000 कानून को लागू करने का या उसे सक्रियता से अपनाया जाए इस देश में। उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नाम सुना ही होगा। किस वर्ष का कानून है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA इसे कहते हैं। 2002 में आया या 2007 में? 2002 में आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका पूरा नाम है धन शोधन। अब आपको कह रहे हो कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, ये है क्या? कहने का मतलब ब्लैक को कैसे व्हाइट किया जाता है, उस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए या उन्हें धर पकड़ के लिए इस कानून का उपयोग होता है। जैसे भारतीय न्याय संहिता है, इसके पहले इंडियन पिनल कोड था, ये सिर्फ अपराध से संबंधित मामलों की रोकथाम के लिए इस कानून को लगाया जाता है। ठीक उसी तरह वित्तीय धोखाधड़ी या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पैसों का लेन देन है, कौन सा कानून लगता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया। धन शोधन निवारण अधिनियम बहुत फेमस कानून है, और इससे नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे लोगों को इसी कानून के दायरे में लाने के लिए डिपोर्टेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जब डिपोर्ट नहीं हो पाए। ये कानून तब लागू होता है जब भारत में वो अपराधी लाया जाता है, प्रवेश कर जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे देश में कानून ये लागू नहीं होगा। इट इज
इम्प्लीमेंटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत की सीमा रेखा के अंदर ही ये सब कानून लागू होते हैं, विदेश में नहीं लागू होते जी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं। इसका मुख्यालय ईडी का कहां है? हेडक्वार्टर इसका कैंडिडेट्स इसका नई दिल्ली में है। आप अपने शब्दों में हिंदी में लिख लेना, अंग्रेजी में मैं लिख दे रहा हूं लेकिन हिंदी में लिख लेना, क्योंकि बोल रहे हैं। हिंदी में लिखोगे तो आपको ज्यादा पेस्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है लेकिन इसके जोनल ऑफिसेस है, क्षेत्रीय ऑफिसेस है। एक तो नई दिल्ली में ही है पहला, वही मुख्यालय भी और पहला क्षेत्रीय ऑफिस है, सेंट्रल इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का। जोनल ऑफिस का मतलब इसे हिंदी में कहते हैं आंचलिक ऑफिस। आंचलिक, आंचलिक जोनल का होता है शुद्ध रूप में आंचलिक कार्यालय, रीजनल जिसे कह सकते हैं, क्षेत्रीय। एक जगह वो प्लस 4 अन्य जगहों पर। अपने तरीके से स्केचिंग कर लेना। पहला तो वहीं पास में है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ नाम सुना है? चंडीगढ़ की क्या खास बात है? ये दूसरा रीजनल ऑफिस है। दूसरा चेन्नई में है। चेन्नई अर्थात जो पूर्व में मद्रास था और वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी है, ये तीसरा जोनल ऑफिस है। ये पहला नई दिल्ली हेडक्वार्टर भी और जोनल ऑफिस का भी कार्य करता है नॉर्थ इंडिया के लिए, चंडीगढ़। और तीसरा है मुंबई में। तीसरा नहीं अर्थात ये चौथा है। और पांचवा है कलकत्ता, कलकत्ता हिंदी में मैंने लिख दिया। 4 एक 5 जगह इसके ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय। उसके बाद यूनिट्स है। अब आप सोचेंगे कि हर स्टेट में सक्रिय नहीं है, कैसे 675 जिले कवर करता है? एजेंसी एक एजेंसी से कोलैबोरेट करके काम करती है जी। और वही जब कोलैबोरेशन नहीं होता, क्योंकि एजेंसी कोई रोबोट तो काम नहीं करता, हमारे आपकी तरह मनुष्य ही है। जब अपराधियों का साथ एजेंसी के लोग ही देते हैं तो वही अपराधी देश से अपराध करके निकल जाता है। अब अगली एजेंसी, अगली जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। IUCN। IUCN अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही है। IUCN अक्सर ये चर्चा का विषय बना रहता है। IUCN प्रत्येक 2 वर्षों पर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। अभी अगर एक लाइन में अगर कहे तो अभी कुछ हफ्ते पहले इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया, उसका नाम दिया वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट। IUCN हम अक्सर हम परीक्षाओं की में हमें रिपोर्ट पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया, तो IUCN अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट जारी किया। वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट 2025 की ये हर 2 वर्षों पर जारी की जाती है, एवरी 2 ईयर्स। इसे हिंदी में अगर लिखें तो ऐसे बोलेंगे विश्व विरासत रिपोर्ट अभी इन्होंने जारी किया। इस रिपोर्ट में खास बात रिपोर्ट की ये है कि 325 तरीके का फ्लोरा या और फौना लिस्ट हुआ है, जो वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड है या वेरी इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्शन हो गया। अर्थात जो ऐसे फ्लोरा और फौना है, पेड़ पौधे या जीव जंतु ऐसे हैं जो खतरे में पड़ने वाले हैं या जो खतरे में पड़ चुके हैं या विलुप्तीकरण के कगार पर है या विलुप्त हो चुके हैं। इस तरह की इनके पास 4 लिस्टें होती हैं। 4 लिस्टें वल्नरेबल होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक इंडेंजर होते हैं,
और वेरी इंडेंजर्ड, और एक होता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन अर्थात ये विलुप्तीकरण है। जब एक्सटिंक्शन वाली लिस्ट में किसी को डाल दिया जाता है, आपको वनडे एग्जाम से इतना अंदर नहीं जाना है, लेकिन अगर हम इतना आगे पढ़ाएंगे तब आप कीवर्ड्स जान पाओगे। आपने ये महसूस भी किया होगा कि हम थोड़ा सा 2 कदम आगे चलें तो आपको कंटेंट हेड रट ही जाती है, और अगर सिंगल लाइन अगर पढ़ेंगे तो फिर नहीं। इसके आगे और जब आप सिविल सर्विसेज से आप स्टेट पीसीएस दोगे तो इससे भी आगे और चीजें इसमें जानना पड़ता है। तो एक ही चीजें है, कुल मिला के इसका स्केलेटन है, स्केलेटन ढांचा है। पूरा डेकोरेटिव चीजें बिल्डिंग्स का आपको नहीं जाना है वनडे एग्जाम का। बेसिक पिलर्स, विंडो कहाँ लग रही है, डोर्स कहाँ लग रहा है, बस इतना ही जानना है। और अगर आप डेकोरेटिव चीजें जानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो दूसरी बात हो जाती है अपर लेवल की। यद्यपि बेसिक्स हमने सब लेना है, क्योंकि सिलेबस सबका वही है, सिर्फ लेवल में ही अंतर है। 325 लिस्ट जारी किया। इस रिपोर्ट की जो एक खास बात रही है अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं। कंचनजंगा, आपने नाम सुना होगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप यहाँ एक पहाड़ी भी है, वही पहाड़ी है, उसी को राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार ने घोषित किया। सिक्किम राज्य में स्थित है। अब आपसे अगर प्रश्न किया जाए, मान लीजिए आ ही जाए, पूरा बात लिख देगा कमीशन या कमेटी जो एक्सपर्ट क्वेश्चन बनाएगा, ये पूछ सकता है इसमें कि हाल ही में IUCN ने, इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने विश्व विरासत रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट जारी किया, जिसमें भारत का निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान गुड रैंक की श्रेणी में रखा गया? गुड रैंक। तो ये यही WHR की रिपोर्ट है, शॉर्ट में इसे लिख ले, वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट है, इसमें गुड रैंक इसे मिली है, गुड रैंक की श्रेणी। और कैटेगराइजेशन अब IUCN ने किया है कि जो पार्क अपग्रेड हो रहे हैं, कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया उनकी अच्छी है, गति तेज है, उन्हें हम गुड रैंक में रखेंगे। तो यही है। अब आपसे विकल्प दे देगा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। यदि आपको पता है तो हिट करेंगे, नहीं तो सभी पार्क के बारे में जानते हैं। पार्क के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन आप हिट नहीं कर पाएंगे। इस एक बात के लिए ये अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया है, एक बात के लिए। आप नोट डाउन कर लेंगे अपने तरीके से। अब आपको ये जरूर जान लेना चाहिए जब इसकी चर्चा है, अब इसका बेसिक फैक्ट्स है। IUCN, इसके बेसिक फैक्ट्स जान लीजिए। IUCN का पूरा नाम क्या है? IUCN का पूरा नाम क्या है? क्योंकि जो करंट चल रहा है वो तो मैंने बोला करंट सिर्फ 15 से 20% है या मैक्सिमम 30% है। 70% आपका जनरल नॉलेज है और उसी से प्रश्न बनता है। इसलिए हिंदुस्तान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, 80% चीजें सामान्य ज्ञान से ही आती है, अर्थात जनरल नॉलेज से। वो विभिन्न विषयों से जुड़ी सामान्य बातें होती हैं। और आप पढ़ते रहिए पुस्तक, एकदम हल्की बात पूछ देगा, हल्की बात ये पूछ दे सकता है, पूरी बात बता देगा। दरोगा के एग्जाम में तो मैंने पैटर्न पूरा देखा है। ऐसे बोलता है कि विश्व विरासत, कभी रिपोर्ट के बारे में बोल देगा, कभी रिपोर्ट के बारे में पूछ लेगा, पूछेगा विश्व विरासत रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी की जाती है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अर्थात मुख्यालय कहाँ है? कभी शहर का नाम पूछ लेगा, 4 विकल्प देगा, कभी देश का नाम पूछ लेगा। अब ये सब चीज कैंडिडेट्स रटने वाली चीजें नहीं है कि आप रट के काम कर लेंगे, ये एक बार समझने की है, इनफैक्चुअल।
और रटा भी नहीं सब जा सकता, और की चीजें आपको अगर पता है तो आपको बहुत आसान होता है हल करने में। कहाँ है ग्लैंड? ग्लैंड हिंदी में लिख लेना। ग्लैंड किस देश का शहर है? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में अन्य किन किन संस्थाओं का मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड में अन्य किन किन संस्थाओं का मुख्यालय है, क्या आप बता सकते हैं? जिनेवा फेमस शहर है, और जिनेवा में कई यूएन बैक्ड जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं या उनके अभिकरण हैं, उनके मुख्यालय हैं, जैसे WHO और भी संस्थाओं के हैं। लगभग 5 संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ मुख्यालय है। IUCN का पूरा नाम आप जानना चाहते होंगे। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका नाम वर्ष 2014 के पहले था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन इसका था। बाद में IUCN ही हो गया। ये संस्था 2 संस्थाओं के बैकअप से काम करती है, बैक्ड बाई, उनके समर्थन में, उनके सहयोग से काम करती है। मतलब कोऑपरेटेड बाई, किन संस्था से इसका कोऑपरेशन होता है, सहयोग। इसकी सहयोगी संस्थाएं कौन है? सहयोगी संस्थाएं इसकी 2 हैं। पहला है यूनेस्को। यूनेस्को का नाम आप खूब सुने होंगे। दूसरा है यूएनईपी। और ये दोनों संस्थाएं, आप पता है यहाँ नाम ही है पहले ही, यूएनईपी और यूनेस्को, अर्थात ये दोनों संस्थाएं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्य करती हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी जानते हैं, इसका मुख्यालय भी जानते हैं। अक्सर ये पूछता है बहुत बार परीक्षा में, इसका फुल फॉर्म कोई आप में से बताएगा? पूरा नाम क्या है यूनेस्को का? या यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, आप में से कोई बताएगा? ठीक है, अब आप जानते हो या ना जानते हो, एक बार रिवीजन मेरे साथ कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन, इसका कई बार बैंकिंग एग्जाम में यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा है, दरोगा में तो पूछा है दूसरे रूप में, या पुलिस में, या किसी UPSSC या पेट के एग्जाम में, या कोई भी जो अन्य परीक्षाएं हैं, D ग्रेड या उससे ऊपर C ग्रेड या B ग्रेड या इवन A ग्रेड में यूनेस्को चर्चा का विषय रहता है, लेकिन वहां फैक्ट्स आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स यू हैव टू चूज द कूट, आपको कूट को चूज करना पड़ता है जो सही आंसर है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में ऐसे कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, शॉर्ट में आप पूरा कर लेंगे, जरूर हिंदी में लिख लीजिएगा, एवं सांस्कृतिक संगठन। ये है इसका हिंदी में पूरा नाम, यद्यपि हिंदी में पूछता नहीं। संयुक्त राष्ट्र, इसका तो नाम जान ही सकते हैं, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यहीं पे संक्षिप्त में लिख लें, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। रट जाना चाहिए, जब बेसिक्स रट जाएगा तो फिर आपको कोई दूसरी संस्था जो इसे IUCN को बैकअप करती है, इस संस्था में यूएनईपी, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस,
इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल, ये यूनाइटेड नेशंस का कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आपने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, इसी संस्था के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस का पूरे दुनिया में अवलोकन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। विश्व पर्यावरण दिवस यही संस्था मनाती है। कई बार ये विश्व पर्यावरण संस्था दे देगा दिवस, पूछता है कि किस संस्था द्वारा मनाया जाता है, शॉर्ट में लिख देता है यूनेस्को, यूएनईपी, आईयूसीएन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सब कुछ तो याद रहता है, विश्व पर्यावरण दिवस भी याद है, लेकिन अब बच्चों को हिट करना दिक्कत हो जाती है। वही कि आप नजर कहीं रख रहे हो, रट कुछ रहे हो, आ कुछ रहा है, जान भी रहे हो, चारों विकल्प से परिचित हो, लेकिन हिट करना मुश्किल हो जाता है। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। यही लिख लेना, विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को के खात्मा, एंडिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन। अगली स्टोरी जो बहुत ही सार्थक है, प्रदेश से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश विशेष से अगर कह ले, ये यूपी स्पेशल, आप एक शब्दावली सुने होंगे प्रतियोगी छात्र होने के नाते। यूपी स्पेशल अर्थात जो यूपी से संबंधित जानकारी है, जब यदि कभी आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी स्पेशल आपको जानना चाहिए। है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व, और राष्ट्रीय स्तर पर देश की कोई केंद्र सरकार की कोई संस्था होगी या कोई राज्य सरकार की होगी, जो परीक्षा संस्था होगी वो निश्चित इस बात को पूछेगी। ये है अभी चर्चा में क्यों आया, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। आपने नाम सुना होगा, अभी आपके मोबाइल फोन पर आया होगा, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ये है क्या? गैस्ट्रोनॉमी की रचनात्मक शहर। अब गैस्ट्रोनॉमी की हिंदी नहीं, गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर, ये शब्दावली यूनेस्को द्वारा दी गई। ये जो क्रिएटिव सिटी, रचनात्मक, गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर, ये यूनेस्को प्रत्येक वर्ष घोषित करता है दुनिया में, जिसे ये एलिजिबल पाता है, अर्थात यूनेस्को ने ही गैस्ट्रोनॉमी सिटी का अनाउंसमेंट करता है। किसके अंतर्गत और कब करता है? यूनेस्को की एक संस्था है, ग्लोबल सिटी नेटवर्क। ग्लोबल सिटी नेटवर्क, इसकी बैठक अभी समरकंद में हुई। समरकंद यूनेस्को की जो 43rd मीटिंग थी या असेंबली थी, समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई। कब हुई? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को ही विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड सिटी डे, विश्व शहर दिवस। विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है? मैंने सदर लिख दिया, विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटी डे। यहीं पर जो 43rd असेंबली हुई थी, किसकी? यूनेस्को की महाबैठक हुई, यहीं पर इन्होंने लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। किसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया? लखनऊ को।
उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एक खास बात इसकी ये है कि लखनऊ देश का दूसरा शहर है, देश का दूसरा शहर है, सेकंड सिटी ऑफ इंडिया है, जो इस तरह की का सर्टिफिकेट या इस तरह की मान्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली है। तो आपको लग रहा होगा पहला शहर कौन है देश का, तो पहला है हैदराबाद। हैदराबाद का नाम सुने हैं? कहां की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में बन रही है। जब वो बनकर तैयार हो जाएगी तो फिर ये वहां शिफ्ट होगी और तेलंगाना का ही रहेगा। वर्ष 2019 में इसे घोषित किया और लखनऊ को वर्ष 2025 में। अर्थात इतना बड़ा देश है, अब दूसरा शहर गैस्ट्रोनॉमी सिटी ऑफ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत आया। इस बात को तो याद ही कर लेंगे कि लखनऊ को तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अनाउंस किया गया, किस संस्था द्वारा किया गया? यूनेस्को के अंतर्गत कौन संस्था कार्य, ये भी जान जाना आवश्यक है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसे कहते हैं शॉर्ट में CCN, या ग्लोबल लग जाता है जिसे ग्लोबल क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। यूनेस्को की संस्था है और यही संस्था प्रत्येक वर्ष क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का चुनाव करती है। संस्था के अंतर्गत के अंदर संस्था है, वैश्विक रचनात्मक शहर नेटवर्क जो है, और हेड एजेंसी कौन है? यूनेस्को है। अब आपको विभिन्न फॉर्म में, कितने भी फॉर्म में प्रश्न बनाएगा, मुझे नहीं लगता कि आप मिस करोगे। ये भी पूछ लेगा कि हाल ही में अर्थात वर्ष 2025 में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ शहर को घोषित किया गया। यूनेस्को की निम्नलिखित में से किस बैठक में किया गया? दे देगा समरकंद, पेरिस, मॉस्को, कुछ भी, या फिर दूसरे रूप में घुमाएगा किस क्रम की बैठक थी? 43वीं असेंबली में किया गया। वर्ल्ड सिटी डे जो विश्व शहर दिवस है कब से मनाया जा रहा है? डैश करके लिख लेना है, 2014 से, 2014 से। अगला ये भी इंटरनेशनल इशू है, ये देश से संबंधित है। आपको लग रहा होगा महत्वपूर्ण है कि नहीं। इंटरनेशनल फिशर वोमेन डे। फिशर, ध्यान रहे यहां शब्दावली क्या लिख रहे, फिशर वोमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला मछुआरन, जो भी होगा। इंटरनेशनल फिशर वोमेन डे का सेलिब्रेशन पहली बार, फर्स्ट टाइम, वर्ष 2025 में हुआ। कब हुआ? 5 नवंबर को। वर्ष 2025 में 5 नवंबर को हुआ, पहली बार। अर्थात ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया अंतरराष्ट्रीय फिशर वोमेन डे। क्यों मनाया गया? ऐसा कहा गया कि साउथ इंडिया में ही नहीं, अपने या अपने देश के अन्य हिस्सों में नहीं, दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में मछली का अच्छा खासा व्यापार चलता है। दवाएं भी बनती है, लोग सर्व भी करते हैं एज अ फूड, या सी फूड का माध्यम है। मछली ही नहीं लोग पकड़ते या उसका व्यापार करते, कोई भी तरह का जो सी फूड है, जो समुद्री या पानी में एक्वाकल्चर है उस उपलब्ध है, उस तरह का व्यापार से संबंधित ये कार्य करते हैं। इन महिलाओं के
रख रखाव या इनके संरक्षण के लिए, या इनके सशक्तिकरण के लिए, या इनके शिक्षा दीक्षा के लिए, इनके आर्थिक उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसा लगा। किसे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, वर्ल्ड फोरम फेडरेशन फॉर पीपल्स, WFF। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मुंबई में एक बैठक 5 नवंबर को। इस बैठक में दुनिया के विभिन्न देशों से जो महिला मछुआरन है वो इकट्ठा होकर अपनी मांगे अंतरराष्ट्रीय मंच पर या अपने देश में, अपने देश की सरकारों से अपनी जो डिमांड है उसे पूरी करने के लिए विभिन्न तरह की के डिबेट और डिस्कशन किए और डिक्लेरेशन भी किया, चार्ट आउट किया कि हमारी क्या क्या जरूरतें हैं, उसे हमारी सरकार या वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ध्यान दे। वर्ल्ड, यद्यपि इसके साथ और भी नेशनल फिशरमैन फेडरेशन भी था, दूसरा था नेशनल NDS करके डेमोक्रेटिक फिशरमैन, ऐसे और भी संस्थाएं थी। इसके बारे में आप ना जाने, बस वर्ल्ड फिशरमैन, वर्ल्ड फोरम फॉर फिशरमैन पीपल्स, इतना ही जाने। ये आयोजित कहाँ हुई बैठक? आयोजित कहाँ हुई? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। MH अपने शब्दों में लिखे। पहला अंतरराष्ट्रीय फिशरमैन वर्ल्ड फोरम फॉर फिशर पीपल। आपको वर्ल्ड टूरिज्म हमने बता दिया। प्लीज अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 26वीं संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यटन महासभा की बैठक कहाँ हुई, सीधे पूछा जाए, तो आप में से कोई बता सकता है? 26, अगली कंटेंट है 26 UN टूरिज्म असेंबली। कहाँ बैठक हुई? 26वीं विश्व टूरिज्म असेंबली की बैठक कहाँ हुई? सीधे प्रश्न है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या उनके संरक्षण के उपायों को ढूंढने के लिए या चर्चा करने के लिए इस बैठक को का आयोजन होता है प्रत्येक 2 वर्षों में। कब होता है? एवरी 2 ईयर्स। हर वर्ष नहीं होता है, एवरी 2 ईयर्स पर होता है। और वर्ष 2025 की बैठक कहाँ हुई? वर्ष 2025 की बैठक रियाद में हुई। रियाद किस देश की राजधानी है? कैपिटल ऑफ सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी है, यहीं पर बैठक हुई। UN टूरिज्म असेंबली, बस इतना जान ले। UN टूरिज्म जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यटन संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय कैंडिडेट जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जरूर आप लिख लेंगे। 100 सदस्य है, 8 सदस्य है, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा में। इस बार की थीम है ये, इस बार का जो थीम है, इसका विषय है इम्पैक्ट ऑफ AI, इम्पैक्ट ऑफ AI एंड इनोवेशन। हिंदी में मैं बोल दूंगा, इनोवेशन इन शेपिंग
ग्लोबल टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म। आप हिंदी इसका आप लिख लेंगे नीचे स्पेस लेके कि वैश्विक स्तर पर पर्यटन को नया आकार देने के लिए एआई और नवाचार का प्रभाव। वैश्विक स्तर पर पर्यटन को नया आकार देने के लिए एआई और नवाचार का प्रभाव, इम्पैक्ट। न्यूयॉर्क सिटीज फर्स्ट साउथ एशियन मेयर, अर्थात न्यूयॉर्क शहर का पहला साउथ एशियन महापौर कौन है? इनका नाम है, नाम हिंदी में लिख दे या अंग्रेजी में, जोहरान ममदानी, ममदानी। साउथ एशिया आपको बता दें, जो 8 देश है सार्क के, उन्हीं को साउथ एशियन नेशन कहा जाता है। सार्क के जो देश है, जोहरान ममदानी इनका नाम ही है। इनकी उम्र 34 वर्ष है। ये अमेरिका के किसी बहुत बड़े कॉलेजेस में नहीं पढ़े, बहुत सामान्य कॉलेज में पढ़े। इन्होंने डेमोक्रेट से चुनाव लड़ा। डेमोक्रेट, अमेरिका में कितनी पार्टी है? 2। एक तो नाम है एक का रिपब्लिकन, एक रिपब्लिकन्स है, और दूसरी पार्टी का क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पार्टी, या डेमोक्रेट्स उसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक्स, शॉर्ट में जब कोई डेमोक्रेट्स का सदस्य होता है तो उसे डेमोक्रेट्स कहते हैं, रिपब्लिकन का सदस्य होता है तो उसे रिपब्लिकन्स कहते हैं। जी, मेयर चुने गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के हैं और ये है डेमोक्रेट पार्टी से चुने गए। जोहरान ममदानी डेमोक्रेट पार्टी से बैकअप है इनका, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के हैं। कमला हैरिस जो चुनाव लड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ये रिपब्लिकन से थी। कमला हैरिस जो रिपब्लिकन पार्टी से थी, और डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस डेमोक्रेट थे और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से चुनाव लड़ेंगे। ये हार गई थी चुनाव। ये पहली एशियन लेडी है जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी। अब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मेयर इस दृष्टि में है, साउथ एशिया की है, और पहले मुस्लिम भी है। ये पहले मुस्लिम भी हैं। दूसरा इनकी जो खास बात है जो हमें जानना चाहिए, जोहरान ममदानी 1917 के बाद, यद्यपि 1917 या उससे पहले कोई एक व्यक्ति था जो यंगेस्ट था, 1917 के बाद ये यंगेस्ट है, अब तक के सबसे युवा मेयर है उस शहर के। और आप सोच सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली देश हो, उसके सबसे शक्तिशाली शहर वाशिंगटन डीसी अर्थात न्यूयॉर्क सिटी जो राज्य है, उसके शहर का मेयर बनना कोई छोटी चीज तो है नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये इन्होंने हराया किसे? जोहरान ममदानी किसे डिफीट किए, पराजित किसे किया? यद्यपि इनके साथ दो अन्य व्यक्ति चुनाव लड़े थे। दो अन्य व्यक्ति, जोहरान ममदानी 1+2 अदर्स,
इस टू में एक का तो हमें नहीं चर्चा करना है, जो नियरेस्ट इनका अपोनेंट था, कॉन्टेस्टेंट था, उसका नाम है एंड्रयू कूका। एंड्रयू कूका, यह नाम ऐसे लिखेंगे, एंड्रयू कूका, कुकूका ऐसे कुछ नाम है, एंड्रयू कुकूका। एक चीज इसमें जानने की खास बात है, कुल वोटिंग जो हुई, वोट का जो शेयर था, इनके खाते में 50.1% आया। कितना आया? और जो इनके अपोनेंट थे अर्थात जो दूसरे, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे थे, जो दूसरे पोजीशन पे थे एंड्रयू कोकुआ, इन्हें 41.7% वोट मिले। जो तीसरे पर थे उन्हें 7% कुछ वोट में 7% प्लस वोट मिले। अर्थात आप देख सकते हैं नियरली 100% वोटिंग हुई है। ये है जागरूकता का स्तर इतने बड़े देश का। दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, वे जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये 50.1% अर्थात आधे समर्थक इनके साथ थे। था 50-50 का मामला। शायद ये कैंडिडेट ना खड़ा होता तो, ये चीजें वोटिंग्स में होती हैं, या जो भी हो उसके सपोर्टर्स होते, अपने यहाँ बड़े थिन मार्जिन से चुनाव लोग जीत लेते हैं। जोहरान ममदानी, कल हमने बोला इनकी जो मम्मी है जोहरान ममदानी की, वो बहुत मशहूर व्यक्ति हैं। इनके बारे में एक मजेदार बात बताएंगे तो उनका नाम कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसे बताना अभी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो इनकी वाइफ है, अभी 2025 में इन्होंने शादी किया। उनका वाइफ का नाम है रामूजी दुआ जी ऐसे करके, या रामूजी दुआ, ये इनकी वाइफ है। अभी 25 में शादी भी हुई, हाल ही में शादी हुई। ये भी पेंटर है, इल्यूस्ट्रेटर है, प्रमोटर है, अमेरिकन है। इनके जो फादर है उनका नाम है महमूद ममदानी। अब आपको लग रहा होगा कि हमें क्यों इन सब का नाम जानना हो। अब हम प्रतियोगी छात्र हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए। ये मानविकी शास्त्र के ज्ञाता है, वहाँ के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, राजनीति विज्ञान से संबंधित चीजें करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है ये, अर्थात जो राजनीति है उसके ज्ञाता है, पॉलिटिकल साइंस जी, विश्लेषक है। ये ममदानी उगांडा नाम का एक देश है, किस कॉन्टिनेंट पर है, वहीं पर पैदा हुए। ये इनकी दूसरी शादी से बच्चा है, और जो इनकी वाइफ है जिसकी ये बेटे हैं वो भी उनकी दूसरी शादी। अर्थात इनकी मम्मी जो है, मदर है, उनका नाम है, बहुत ये चर्चा का विषय थी किसी वक्त इस देश में, मीरा नैयर नाम है। उड़ीसा में राउरकेला नाम जगह है, वहीं पर पैदा हुई, भारतीय मूल के हैं। यद्यप ममदानी भी भारतीय मूल के हैं। मीरा नैयर का नाम याद आ रहा हो तो ये बाफ्टा अवार्ड, कान फिल्म फेस्टिवल, ग्रेमी अवार्ड, विभिन्न तरह के पुरस्कार जीती हैं, क्योंकि इनका मुख्य पेशा है राइटिंग का। ये राइटर है और फिल्म मेकर है, फिल्म भी बनाती हैं और लिखती भी हैं। फिल्म मेकर है, फिल्म निर्माता है और लेखक दोनों है, लेखक एवं फिल्म निर्माता है। इन्होंने बहुत फिल्म बनाई, 1 दर्जन से अधिक, जिसके पुरस्कार मिले। लेकिन जो फिल्म बनाई और विवादों का विषय हो गया, प्रारंभ में तो भारत में बैन लगी, लेकिन बाद में लीक होकर विभिन्न थिएटरों में चली भी फिल्म खूब। एक लेखक है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? और पंचतंत्र के अलावा एक पुस्तक लिखी गई है, अक्सर सामान्य ज्ञान में भी आती भी है, पंचतंत्र तो बहुत बार आई है। दूसरी पुस्तक क्या है जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है? या एक आचार्य राहुल सांकृत्यानंद जी, क्या नाम है?
क्या उन्होंने उनकी क्या कृति है जो नोटोरियस है? इनकी जो एक फेमस फिल्म है मीरा नैयर की, इन्होंने जो बनाया 1987 में इपितेस नाम के व्यक्ति से शादी किया। जब उससे इन्होंने छोड़ दिया तो वर्ष 1997 में ममदानी से शादी किया। नहीं, 97 में या 87 में, 92 में इन्होंने शादी किया महमूद ममदानी से। इनकी दूसरी शादी अभी कंटिन्यूअस रहती है, यद्यपि ये लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन उस दिन जब मेयरल का इलेक्शन जीता बेटा तो सब एक साथ ही थे। इन्होंने एक फिल्म बनाया था अ टेल ऑफ लव, अ टेल ऑफ लव, उसका नाम ही था अ टेल ऑफ लव, अ टेल ऑफ लव। इसके आगे कुछ लिखा था कामा सूत्रा, अ टेल ऑफ लव। तो किसने उस पुस्तक को लिखा था? भारत का कौन सा व्यक्ति है? वात्सायन ने लिखा। क्या नाम है उनका? हीरानंद वात्सायन। इस वजह से विवादों में आई और अमेरिकन इन सब चीजों को पसंद करते हैं। इंडिया में इन्हें लगा कि अब रहना ठीक नहीं है। यद्यपि मीरा नैयर की खास बात है, फिर हम बताएंगे, ये सिर्फ बीए की हुई है। क्या की हुई है? बीए, केवल बीए की हुई है मीरा नैयर। और कहां से की हुई है? दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालयों में आता है और कभी कभी शीर्ष पर रहता है। वहीं से बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भी पढ़े थे, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट्स हैं, बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप सोचो कि उड़ीसा में पैदा हुई एक बच्ची कैसे वहां पहुंच सकती है? क्योंकि इनके फादर जो डॉट डॉट नैयर थे वो आईएएस ऑफिसर थे। कहाँ? इंडियन, इनके फादर। अब ये इतनी ज्यादा जानकारी आपको लगता होगा कि क्यों दे रहे हैं, लेकिन आपको पंच याद हो गया, वात्सायन भी याद हो गए, मीरा नैयर से भी प्रश्न आएगा, या ममदानी अब आपको रट ही गए। अगर सीधे प्रश्न पुलिस या ग्रुप डी या पेट में आएगा, सीधे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कौन थे? ममदानी। रट गया, न्यूयॉर्क सिटी भी रट गया। लेकिन अगर जब वन लाइनर में एक चीज पढ़ोगे तो रटना मुश्किल है। इसमें मस्तिष्क में असीमित शक्तियां, जितना ज्यादा दौड़ाओगे उतना ही ये ज्यादा शक्तिशाली और गतिवान बनेगा। ठीक है, फिनिश कर देते हैं।